देखो, आज अपन स्वस्थ व्रत हाइजीन में अपन पढ़ेंगे जनपद ध्वंस। ये 20 नंबर का टॉपिक आता है। इसको अपन मॉडर्न में बोलते हैं एपिडेमिक, है ना। तो इसको एक एक करके पढ़ेंगे कि ये जनपद ध्वंस क्या होता है ना। तो देखो, जनपद ध्वंस 3 शब्दों से मिलकर बना है। जन प्लस पद प्लस ध्वंस। जन का मतलब जनता का, पद का मतलब बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में, और ध्वंस का मतलब नष्ट होना। तो जनता का बहुत बड़ी संख्या में नष्ट होना इसका मतलब होता है। जैसे कि कोरोना वायरस आया था ना, तो वो भी जनपद ध्वंस का कारण होता है। तो अब इसको पढ़ेंगे अपन। जनपद ध्वंस क्या है? किसी रोग विशेष, ऋतु विकार या अन्य आत्ययिक कारण, आत्ययिक का मतलब इमरजेंसी कारणों से, है ना। आत्ययिक कारणों से जनसंख्या का बड़े अंश में नाश होना या जनपद का उखड़ जाना, जनपद का उखड़ जाना जनपद ध्वंस कहलाता है। जनपदो ध्वंस कहलाता है। अब अपने आयुर्वेद में आचार्य सुश्रुत ने इसको क्या बोला है? आचार्य सुश्रुत ने इसे मरक, मरक मतलब मारने वाला, इंसानों को मारने वाला, मरक संज्ञा दी है। और बोलचाल की आम भाषा में, है ना, बोलचाल की आम भाषा में इसे महामारी, महामारी, महामारी के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। अब देखो, इसमें ये कोई फिक्स नहीं है ना। इसमें किसी एक रोग से अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। कोई भी रोग हो, उससे अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाएगी। इसमें किसी एक रोग से ही अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। भले ही उन व्यक्तियों की प्रकृति में, जैसे वातज प्रकृति का कोई पुरुष हो या स्त्री, पित्तज, है ना, वातज, पित्तज या कफज, इनमें से कोई भी प्रकृति हो, है ना, कोई भी हो, वातज, पित्तज, कफज, कोई भी प्रकृति का हो। प्रकृति या आहार विहार, आहार विहार मतलब कोई गुरु आहार सेवन करता हो, कोई लघु, तो ऐसा भी नहीं देखता जनपद ध्वंस, है ना। आहार विहार भिन्न भिन्न हो, मतलब अलग अलग हो, तो उसमें भी जनपद ध्वंस होगा। फिर देखो, जनपद ध्वंस के प्रतिकारार्थ हेतु औषधियों का और अन्न आदि, औषधियों और अन्न आदि का चयन कर लेना चाहिए, है ना, चयन कर लेना चाहिए या एकत्रित कर लेना चाहिए। क्योंकि इसके पश्चात कोई भी महामारी आएगी तो इसके पश्चात ये औषधियाँ दुर्लभ या नष्ट हो जाती है, मतलब इनकी क्वालिटी ख़त्म हो जाती है औषधियों की, है ना। परिचय के जस्ट बाद अपन जनपद ध्वंस का कारण पढ़ेंगे ना, कि जनपद ध्वंस का क्या कारण है। तो जनपद ध्वंस का वायु, जल, देश और काल, इन चारों की जब विकृति हो जाती है ना, विकृति, तो यही कारण है ना, जलवायु, देश, काल, ये जनपद ध्वंस का कारण है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे अपन जनपद ध्वंस का मूल कारण। जनपदों
ध्वंस का मूल कारण, कि भाई इसका मेन रीज़न क्या है आने का। आपने आयुर्वेदा में इसको मेन रीज़न क्या बताया गया है कि भाई जनपद ध्वंस हो रहा है। तो प्रकृति में जब वायु, जल, देश, काल की विकृति होती हैं तो उसका मूल कारण क्या है? अधर्म और पूर्व जन्म कृत पाप कर्म। पूर्व जन्म के किए हुए पाप कर्म है ना। अधर्म और पूर्व जन्म कृत पाप कर्म है। अब अधर्म क्या है वो पढ़ेंगे अपन। अधर्म जनता द्वारा सामूहिक रूप से जो अधार्मिक कार्य किया जाता है। अधार्मिक कार्य किया जाता है मतलब जो धर्म के विरुद्ध कार्य किया जाता है उसे अधर्म कहते हैं। अब देखो जनपद ध्वंस का कारण है जलवायु देश काल, तो अपन इनकी विकृति पढ़ेंगे। तो जनपद ध्वंस के कारण के लक्षण पढ़ेंगे अपन। जनपदों ध्वंस के कारणों के लक्षण, कि भाई ये इनकी विकृति हो जाएगी तो क्या क्या लक्षण आ जाएंगे ना। तो जल की विकृति हो जाएगी तो क्या लक्षण आएंगे, वायु की विकृति हो जाएगी तो क्या लक्षण आएंगे, है ना। तो पहले पढ़ेंगे अपन विकृत वायु का लक्षण। पहले नंबर पे विकृत वायु के लक्षण, कि भाई वायु विकृत हो जाएगी तो क्या लक्षण आएगा ना, कैसे कौन कौन सी वायु विकृत होगी, है ना। तो देखो ऋतु के विपरीत बहने वाली वायु, ऋतु के विपरीत बहने वाली वायु, है ना। अति कुंडलित वायु, अति कुंडलित जो गोल गोल चक्रवात के समान आया ना, अति कुंडलित वायु। अत्यंत टकराहट वाली वायु, अत्यंत टकराहट वाली वायु, है ना। वो असातम्य गंध वाली वायु, जिस वायु की गंध अहितकर हो, ना, हितकर नहीं हो, ऐसी वायु भी बेकार है ना। अत्यंत वेग से बहने वाली या अति वेग से बहने वाली, अति वेग से बहने वाली मतलब जो ज़्यादा तेज हवा चले तो वो भी बेकार है ना। बहुत धीरे धीरे बहने वाली, बहुत धीरे धीरे बहने वाली वायु। अत्यंत शीत वायु जो ज़्यादा ठंडी वायु है ना। अति रुक्ष वायु। तो ये विकृत वायु के लक्षण हो गया ना। परिचय के जस्ट बाद अपन जनपद ध्वंस का कारण पढ़ेंगे ना, कि जनपद ध्वंस का क्या कारण है। तो जनपद ध्वंस का वायु, जल, देश और काल, इन चारों की जब विकृति हो जाती है ना, विकृति, तो यही कारण है ना, जलवायु देश काल, ये जनपद ध्वंस का कारण है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे अपन जनपद ध्वंस का मूल कारण। जनपदों ध्वंस का मूल कारण, कि भाई इसका मेन रीज़न क्या है आने का। आपने आयुर्वेदा में इसको मेन रीज़न क्या बताया गया है कि भाई जनपद ध्वंस हो रहा है। तो प्रकृति में जब वायु, जल, देश, काल की विकृति होती हैं तो उसका मूल कारण क्या है? अधर्म और
पूर्व जन्म कृत पाप कर्म, पाप कर्म पूर्व जन्म के किए हुए पाप कर्म है ना। अधर्म और पूर्व जन्म कृत पाप कर्म है। अब अधर्म क्या है वो पढ़ेंगे अपन। अधर्म जनता द्वारा सामूहिक रूप से जो अधार्मिक कार्य किया जाता है, अधार्मिक कार्य किया जाता है, मतलब जो धर्म के विरुद्ध कार्य किया जाता है, कार्य किया जाता है उसे अधर्म कहते हैं। अब देखो जनपद ध्वंस का कारण है जलवायु देश काल, तो अपन इनकी विकृति पढ़ेंगे। तो जनपद ध्वंस के कारण के लक्षण पढ़ेंगे अपन ना। जनपदों ध्वंस के कारणों के लक्षण कि भाई ये इनकी विकृति हो जाएगी तो क्या क्या लक्षण आ जाएंगे ना। तो जल की विकृति हो जाएगी तो क्या लक्षण आएंगे, वायु की विकृति हो जाएगी तो क्या लक्षण आएंगे, है ना। तो पहले पढ़ेंगे अपन विकृत वायु का लक्षण। पहले नंबर पे विकृत वायु के लक्षण कि भाई वायु विकृत हो जाएगी तो क्या लक्षण आएगा ना, कैसे कौन कौन सी वायु विकृत होगी, है ना। तो देखो ऋतु के विपरीत बहने वाली वायु, ऋतु के विपरीत बहने वाली वायु है ना। अति कुंडलित वायु, अति कुंडलित जो गोल गोल चक्रवात के समान आया ना, अति कुंडलित वायु। अत्यंत टकराहट वाली वायु, अत्यंत टकराहट वाली वायु है ना वो। असातम्य गंध वाली वायु, जिस वायु की गंध अहितकर हो ना, हितकर नहीं हो, ऐसी वायु भी बेकार है ना। अत्यंत वेग से बहने वाली या अति वेग से बहने वाली, अति वेग से बहने वाली मतलब जो ज़्यादा तेज हवा चले तो वो भी बेकार है ना। बहुत धीरे धीरे बहने वाली, बहुत धीरे धीरे बहने वाली वायु। अत्यंत शीत, अत्यंत शीत वायु जो ज़्यादा ठंडी वायु है ना। अति रुक्ष वायु, अति रुक्ष वायु। तो ये विकृत वायु के लक्षण हो गया ना। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे अपन विकृत जल के लक्षण, है ना। तो विकृत जल के लक्षण वो देखो वो क्या क्या है विकृत जल के लक्षण। क्लेद युक्त, क्लेद मतलब गंदा होगा ना, क्लेद युक्त जल हो, कम मात्रा में हो, स्वाद रहित, जिसका कोई टेस्ट नहीं हो ऐसा जल है ना, स्वाद रहित जल, और अप्रिय हो, अत्यंत विकृत गंध वाला हो, विकृत गंध जिसकी विकृत गंध आया ना ऐसे जल। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपन तीसरे नंबर पे विकृत देश के लक्षण। विकृत देश के लक्षण कि भाई विकृत देश विकृत हो जाएगा तो उसके क्या लक्षण आएंगे। अब देखो देश तीन प्रकार के होते हैं ना, देश तीन प्रकार का होता है। साधारण देश, जांगम देश और अनुपदेश। ये मैं बाद में डिस्क्राइब करूँगा कि इसमें क्या क्या होता है ना। अभी अपन विकृत देश के लक्षण पढ़ेंगे केवल, ठीक है। तो ये देखते हैं विकृत देश के क्या क्या लक्षण आएंगे। तो देखो विकृत देश के अत्यंत क्लेदयुक्त, अत्यंत क्लेदयुक्त देश हो, धूम के समान वायु वाला, धुआं के समान वायु हो जाए ना, ऐसा देश नहीं होना चाहिए। शुद्ध जलाशय वाला, शुद्ध जलाशय वाला,
मतलब जिनके जल के स्रोतों की कमी हो जाए ना, वो भी नहीं होना चाहिए। बड़ी लहरें आती हो जहाँ पर बड़ी लहरें जल की है ना, बड़ी लहरें, बिजली, भूकंप, भयंकर शब्द करे है ना, भयंकर शब्द, भयंकर शब्द हो, ऐसा देश नहीं होना चाहिए। और रोगी पशु पक्षियों वाला, रोगी पशु पक्षियों वाला देश, वहाँ भी ज़्यादा महामारी फैलेगी ना। और हिंसक पशु हो जिस देश में, हिंसक पशु में क्या क्या, शेर, चीता, टिड्डियाँ, मच्छर, बिल्ली, इनकी बहुलता। इसके बाद में पढ़ेंगे अपन विकृत काल के लक्षण, चौथे नंबर पे ना, विकृत काल के लक्षण। काल मतलब टाइम, समय। तो समय को ऋतु से अपन कोरिलेट करते हैं, ऋतु है ना, आयुर्वेद में 6 ऋतु होती है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो देखो इनमें क्या क्या, ऋतु के स्वाभाविक लक्षणों के विपरीत लक्षण वाला, ऋतु के स्वाभाविक लक्षणों से विपरीत लक्षणों वाला, मतलब जैसे कि शरद ऋतु चल रही है तो उसके स्वाभाविक लक्षण है कि भाई हल्की हल्की सर्दी पड़ेगी, तो उसकी बजाय क्या पड़ती है, गर्मी। तो स्वाभाविक लक्षणों से विपरीत लक्षणों वाला। दूसरा देखो, ऋतु के स्वाभाविक लक्षणों से अति लक्षणों वाला। इसका मतलब ऋतु के स्वाभाविक, जैसे कि गर्मी में गर्मी पड़ती है ना, तो गर्मी नॉर्मल पड़नी चाहिए, तो उससे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़े तो अति लक्षणों वाला। नॉर्मल लक्षण है, नॉर्मल ऋतु के स्वाभाविक लक्षण है तो ज़्यादा लक्षण आए। फिर इसका विपरीत कर दो, ऋतु के स्वाभाविक लक्षणों से कम लक्षणों वाला। इसका मतलब कि कोई भी ऋतु स्टार्ट हुई और एंड होगी, जैसे कि गर्मी स्टार्ट हुई और 10-15 दिनों में एंड भी होगी, समाप्त भी होगी, तो कम लक्षण, उसके नॉर्मल लक्षण दिखाई दिए। तो ये अपन ने जलवायु, देश काल, इनके विकृत होने के लक्षण एक एक करके पढ़ लिए। ठीक है, अब पढ़ेंगे अपन जनपदोध्वंस की चिकित्सा। जनपदोध्वंस की चिकित्सा, कि भाई इस महामारी का इलाज कैसे करेंगे, बचेंगे कैसे इस महामारी से, है ना, वो पढ़ेंगे। तो देखो पॉइंटेड पढ़ेंगे। जनपदोध्वंस होने की आशंका, आशंका मतलब संभावना, आशंका होने से पूर्व औषधियों का संग्रह कर लेना चाहिए। कि भाई जनपदोध्वंस महामारी फैल रही है तो उससे पहले क्या करना है, अपन को औषधियों का कलेक्शन कर लेना है, जो भी उपयुक्त औषधियाँ हैं उनका अपन को चयन कर लेना है। उसके बाद में ब्रह्मचर्य का पालन करना, उस समय क्या करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जीवों पर दया करना, देवताओं को दान देना, ये करेंगे ना। अतिथियों का सम्मान करना, अतिथियों का सम्मान करना। और सबसे मेन पॉइंट है ये, उस जनपदोध्वंस वाले देश को छोड़कर अन्य जगह पर चले जाना। सबसे बेस्ट ये है कि भाई महामारी आ रही है तो उस जनपदोध्वंस वाले देश को ही छोड़ दो और अन्य जा कर के स्थान पे अपना
गर्भार बसा हुआ ना। उसके बाद में यज्ञ, हवन और देव्यपाश्रय चिकित्सा। देव्यपाश्रय मतलब देवताओं के देव्यपाश्रय चिकित्सा करना। रसायन औषधियों का प्रयोग करेंगे ना उस समय, जीवित रहने के लिए रसायन औषधियों का प्रयोग करना। जैसे कि आंवल की, अश्वगंधा, केवाच आदि है ना। उसके बाद में जैव प्रतिरोधक या प्रतिरोधक रोग प्रतिरोधक है ना, रोग प्रतिरोधक औषधियों का प्रयोग करना। मतलब जो इम्यूनिटी बूस्टर करे उनका प्रयोग करना है, औषधियों का प्रयोग करना। प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग करना। प्रतिजैविक औषधियाँ मतलब एंटीबायोटिक्स औषधियों का प्रयोग करना। उसके बाद में अपन बलरोधक या बलवर्धक, बल को बढ़ाने वाली औषधियों का प्रयोग करना है ना, औषधियों का प्रयोग करना। तो अपन ये सब चिकित्सा करेंगे ना, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जनपद ध्वंस, ये डायरेक्ट 20 नंबर में आता है।